हेलो नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। गाइस, आइए आज का साइंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8 मोशन। सो आइए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 8 मोशन की। गाइस, मोशन चैप्टर, अगर हम बात करते हैं मोशन चैप्टर की, तो मोशन वर्ड से आपको क्या लगता है? मोशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक मूवमेंट की बात आती है, यानी कि मोशन से हमें एक आइडिया मिलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज मूविंग। क्लियर? सो मोशन क्या है, आइए सबसे पहले बात हम करेंगे इसकी डेफिनेशन की। सो मोशन की डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है गाइस? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to a fixed point or a stationary point or origin। अब इसको कैसे समझेंगे हम, आइए बात करते हैं। गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मोशन में है या मोशन में नहीं है। हाउ कैन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट या ओरिजिन भी कह सकते हैं। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एट एनी मूवमेंट यू आर एट पॉइंट ए, आप किसी पॉइंट ए पर खड़े हैं और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप उस ए पॉइंट से चलते हुए कहीं भी किसी दूसरे पॉइंट बी पर आ जाते हैं। अब आपने ए से बी तक अपनी पोजीशन बदली या नहीं बदली, इस बात का कौन पता लगाएगा? इस बात का पता तब लगेगा जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मान लेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने घर के एंट्रेंस पे खड़े हैं और आपने एंट्रेंस पे जो गेट है उसको अपना क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट मान लिया, या फिर फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, या फिर ओरिजिन मान लिया। अब अगर उस गेट की रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को हम ए मान लें, तो मान लीजिए 2 सेकंड के बाद आप अपने घर के अंदर एंटर करके किसी रूम में चले जाते हैं। दैट मीन्स उस गेट की रिस्पेक्ट में आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। सो इट मीन्स यू आर इन मोशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दैट गेट जिसको आपने फिक्स्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट माना। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर, हमें रेफरेंस पॉइंट मानने की जरूरत क्यों है? मोशन तो हम तब भी कर रहे हैं, मूव तो हम तब भी कर रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड मॉल में जाते हैं फॉर शॉपिंग या वट एवर, विंडो शॉपिंग, गेमिंग के लिए, किसी भी रीजन से आप मॉल जा रहे हैं एंड मॉल में जाके वहां पर आप एक्सेलरेटर्स यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड दोनों के दोनों एक ही स्टेयर पे खड़े हो जाते हैं और वो एक्सेलरेटर मूव करना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ। अगर आप एक दोनों को अपने आपस में देखें तो क्या आपको लगेगा कि आप मोशन में हैं? आप दोनों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सपोज कीजिए आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में? अपने फ्रेंड की रिस्पेक्ट में, और उसको आप एक फिक्स्ड पॉइंट मान रहे हैं। तो उस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। लेकिन उसी मॉल में अगर आप किसी भी एक शॉप को रेफरेंस पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट मान लो गाइस, तो उस शॉप के कंपैरिजन में जैसे जैसे एक्सेलरेटर मूव करता वो ऊपर की तरफ जाएगा, आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नाउ इन मोशन। सो एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में हो भी सकता है और मोशन में नहीं भी हो सकता। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द फिक्स्ड पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट। जैसे आप एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अगर आप 4 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं एक ही गाड़ी में, तो आप एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद टाइम। लेकिन अगर आप आउटसाइड देखते हैं, कोई ट्री या कोई बिल्डिंग या कोई भी कुछ भी एक रेफरेंस पॉइंट अगर आप फिक्स कर देते हैं आउटसाइड द कार, तो आप देखेंगे कि उसकी रिस्पेक्ट में लगातार आपकी कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो यहां पर आप क्या कहेंगे कि यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट जो कि आपने आउटसाइड द कार फिक्स किया था। लेकिन अगर आप रेफरेंस पॉइंट को कार का ही कोई एक ऑब्जेक्ट मान लें या कोई एक पर्सन मान लें, तो उसकी रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। सो यू आर नॉट इन मोशन। क्लियर हुआ आपको मोशन का कॉन्सेप्ट कि एक ही ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन और may not be in motion, it depends totally on the reference point. That is clear to you guys? Okay, so अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ रिटन फॉर्म में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस विद रिस्पेक्ट टू एन आउटसाइड ट्री इज सेड टू बी इन मोशन। अगर हम एक बस में कुछ पैसेंजर्स को ऑब्जर्व करें, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें? एक आउटसाइड ट्री की रिस्पेक्ट में, यानी कि उस बस के बाहर एक ट्री है, उसकी रिस्पेक्ट में अगर हम उन पैसेंजर्स को देखें मूविंग बस में जो बैठे हुए हैं, तो दे आर सेड टू बी इन मोशन। ऑब्वियसली वो मूव कर रहे हैं। लेकिन
सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग बस विद रिस्पेक्ट टू अदर को पैसेंजर्स आर नॉट इन मोशन। ये वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी कि अगर हम उन्हीं पैसेंजर्स को जो मूविंग बस में बैठे हैं गाइस, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अदर को पैसेंजर्स देखें तो दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, दैट इज व्हाई दे आर नॉट इन मोशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं गाइस इसी चैप्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हम बात करेंगे आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस, इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की। डिस्टेंस के बारे में गाइस आप देखिए क्या डेफिनेशन कह रही है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस कि आप एक्चुअल में कितनी पाथ लेंथ कवर करते हैं, दैट इज द डिस्टेंस। यानी कि मान लीजिए आप अपने घर से पैदल पैदल चल रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकले और लेफ्ट की डायरेक्शन में पैदल पैदल चले 10, 15, 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर चले, ठीक है, तो वो 20 मीटर क्या है आपकी पाथ लेंथ है। अगर ये आप 20 मीटर लेफ्ट में ना जाके राइट में चले जाते तो भी 20 मीटर ही पाथ लेंथ होती है अगर आपकी, है ना। दैट मीन्स कि आपने कितनी पाथ लेंथ कवर करी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस डायरेक्शन में करी, दैट इज डिस्टेंस। What is distance? Distance is the actual path length covered by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी पाथ लेंथ कवर करता है, दैट इज डिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आपको ध्यान से समझना है। मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट ए से चल रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में चलते हुए बी पे पहुंचे, फिर वहां से आपने डायरेक्शन चेंज करी सी पे पहुंचे, फिर डायरेक्शन चेंज करी डी पे पहुंचे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ए टू बी किस रास्ते से गए, बी टू सी किस रास्ते से गए, सी टू डी कहां से गए। हमें इससे मतलब है कि आपने जर्नी स्टार्ट कहां से करी थी, यानी कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था ए, फाइनल पॉइंट जहां पर आगे आप रुक गए वो क्या है डी। तो ए और डी को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए नेक्स्ट एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब एक एग्जांपल के लिए गाइज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रही होगी और इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ए से फिर उसके बाद बी पॉइंट है, बी से सी है और सी से डी है। आपके सामने इनके डिस्टेंस मेंशन हो रखे हैं। ए से बी तक का डिस्टेंस है 6 मीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, सी टू डी इट इज 5 मीटर एंड ए टू डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.8 मीटर है। क्लियर? सो अब करना क्या है गाइज, यहाँ पर आप समझिएगा, लिखा हुआ है सपोज अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। मान लीजिए कोई भी पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है टू बी टू सी एंड एंड्स एट डी। ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक एंड देन फाइनली वो डी पे आके रुक गया। अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी गाइज, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ कवर करी, दैट इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पाथ लेंथ कवर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने ए बी कवर करा, फिर प्लस बी सी, देन प्लस सी डी, और अगर इन सबको प्लस कर दें दैट इज 6 + 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 15 मीटर। सो हियर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट गाइज, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। सो हियर द इनिशियल पॉइंट इज ए, the final point is D, so the shortest distance between A and D is, you can see in the figure, it is 3.8 meter. So here displacement is given by AD which is equals to 3.8 meter. आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये तो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है गाइज जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं, आइए बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड
वेक्टर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है गाइस, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर सिर्फ दो ही टाइप की क्वांटिटीज होती हैं पूरे फिजिक्स में। तो हमें पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी किन क्वांटिटीज को कहा जाता है और वेक्टर क्वांटिटी किन क्वांटिटीज को कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। आइए, स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी that has magnitude only but no direction is called a scalar quantity। गाइस कोई भी ऐसी क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी वर्ड का मतलब क्या है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। गाइस फिजिक्स में जितनी भी चीजें होती हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो ग्रुप्स में कैटेगराइज की गई है, या तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ हाउ डू वी नो कि वेदर एनी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या कहती है गाइस? द क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो गाइस, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं। गाइस मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एनीथिंग। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपका वेट कितना है, आपने कहा सर 55 kg। तो 55 kg क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेट, आपके वेट का मैग्नीट्यूड, मतलब आपके वेट की वैल्यू। इसी तरीके से आप एक स्कूटी चला रहे हो और मैंने आपसे पूछा कि बेटा आप स्कूटी किस स्पीड से चला रहे हो, आपने कहा सर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर स्पीड। इसी तरीके से आप किसी डोर को पुश कर रहे हो ओपन करने के लिए, तो मैंने आपसे पूछा बेटा आपने कितनी फोर्स लगाई, आपने कहा सर 2 न्यूटन की। तो यहाँ 2 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो आप सभी को पता है, डायरेक्शन की आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो वो कह रहा है कि द क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी ऐसी डायरेक्शन क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन पे वो डिपेंड ना करती हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस, इसका एग्जांपल कैसे है गाइस, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और लेफ्ट मुड़ जाते हैं। लेफ्ट मुड़ने के बाद आप 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, ठीक है। दूसरा केस, आप नेक्स्ट डे अपने घर से बाहर फिर निकलते हैं, अब आप राइट मुड़ते हैं और फिर से आप 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। तीसरा केस, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अब आप स्ट्रेट डायरेक्शन में ही 1 किलोमीटर सीधा चले जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप लेफ्ट गए थे पहले दिन, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर करा था, तो डिस्टेंस हमने पढ़ा था पाथ लेंथ कवर्ड। तो पाथ लेंथ कवर्ड आपने की थी 1 किलोमीटर की। सेकंड डे आप राइट गए थे, पाथ लेंथ कवर अभी भी 1 किलोमीटर की थी। थर्ड डे आप स्ट्रेट गए थे, पाथ लेंथ अभी भी 1 किलोमीटर की थी। यानी कि तीनों ही केसेस में डिस्टेंस 1 किलोमीटर था लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग थी। इसका मतलब डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि मैग्नीट्यूड कितना है 1 किलोमीटर, डायरेक्शन कौन सी थी इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे नहीं, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है गाइस? द क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। अब गाइस कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड का तो रोल होता ही होता है हर क्वांटिटी में, लेकिन उनमें डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो उससे वो क्वांटिटी को फर्क पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। कैसे है, आइए इस पे बात करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आप अपने घर से फिर बाहर निकलते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आप 1 किलोमीटर चले जाते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और जहां पर आप आके रुके उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने अपने घर से स्टार्ट किया था, मान लो वो पॉइंट ए है, आप लेफ्ट साइड मुड़े और एक सीधा 1 किलोमीटर दूर चले गए, मान लीजिए वो पॉइंट बी है। तो अब ए से बी तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ए बी ही होगा, क्योंकि आप कहीं मुड़ ही नहीं रहे लेफ्ट राइट, आप बस एक ही बार ए से निकले और सीधा बी पे जाके रुके। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी 1 किलोमीटर। अब इसी 1 किलोमीटर को अगर मैं किसी और तरीके से कवर करता, कैसे? मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क है। क्या है आपके घर के पास? एक सर्कुलर
पार्क है, आप उस सर्कुलर पार्क की एंट्री से स्टार्ट करते हैं और एक पूरा राउंड लेके वापस उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं और वो पूरा राउंड 1 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1 किलोमीटर। आपने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था एग्जैक्टली घूम के आप उसी पॉइंट पे आके रुक गए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप देखोगे कि आपने चलना कहाँ से स्टार्ट करा था? पॉइंट ए से। रुके आप कहाँ पर? उसी सेम पॉइंट ए पे आके। तो ए और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? आप कहेंगे सर 0। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। जबकि दोनों केसेस में फर्क क्या था? आपने चला तो दोनों ही केसेस में 1 किलोमीटर था, लेकिन दोनों केसेस में फर्क था तो किसका था? डायरेक्शन का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में आप सीधा चले गए 1 किलोमीटर, सेकंड केस में आप उसी 1 किलोमीटर को एक सर्कुलर ट्रैक में कवर करके आए। तो डायरेक्शन बदलने से एक ही केस जिसमें आपने दोनों में सेम डिस्टेंस कवर करा 1 किलोमीटर का, लेकिन फिर भी आपकी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो अलग अलग आई। रीजन बीइंग दैट क्योंकि दोनों केसेस में डायरेक्शन अलग अलग थी। ये रीजन होता है कि हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करना पड़ता है। क्लियर हुआ गाइज आपको? तो ये थी हमारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब गाइज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या बात पढ़ने वाले हम? टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं गाइज, जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक होता है मोशन चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मोशन की। किसकी बात करेंगे? लीनियर मोशन की। लीनियर के नाम में ही आ रहा है लीनियर वर्ड, और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो यहां पर क्या डेफिनेशन आती है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है गाइस, तो इसका मतलब है कि वो कैसा मोशन फॉलो कर रहा है? लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, बस ना तो आपको लेफ्ट होना है, ना राइट होना है, ना ऊपर ना नीचे, बस एक ही लाइन में चलते हुए जाना है, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज साइकिलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई पर्सन साइकिलिंग करता हुआ एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ना वो लेफ्ट मुड़ रहा है ना वो राइट मुड़ रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है? लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर्कुलर पाथ कवर करना है। तो वो कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्क के, एक पार्क है जो कि सर्कल शेप में है और आप उसके राउंड ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। आप फैन का मोशन देख सकते हैं, फैन लगातार गोल गोल घूमता है, तो ये कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है? सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल, अ पर्सन इज वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर पार्क। किसी सर्कुलर पार्क के आसपास अगर कोई भी घूम रहा है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, जिगजैग मोशन। अभी जिगजैग मोशन का क्या मतलब होता है? जिगजैग का मतलब होता है गाइस रैंडम, कहीं भी इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाओ, उसे हम जिगजैग कहते हैं। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन इट इज सेड टू बी इन जिगजैग मोशन। समझ में आपको? इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? द मोशन ऑफ अ फ्लाइंग मॉस्किटो। आपके घर में मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, आपने कभी उसको उड़ते हुए देखा हो, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में घूम जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? जिगजैग मोशन का। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, दो टाइप और बचे हैं गाइस, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए इसको। फोर्थ पॉइंट आता है यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time. अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो हम कहेंगे या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है या वो नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप अपनी घड़ी में एक टाइम देख रहे हैं, आपने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया 2 सेकंड का। अब आप हर 2 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो हर 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लीजिए फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने
5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर आपने नेक्स्ट 2 सेकंड में देखा फिर से 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में देखा फिर से 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में देखा फिर से 5 मीटर। दैट मीन्स वो हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे मोशंस को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यानी कि अगर किसी का भी मोशन एक जैसा चल रहा है, एक जैसी स्पीड से चल रहा है, ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ऐसे मोशंस को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और डेफिनेशन की सेंस में अगर हम बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई मैं कार कहता हूं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या गाइस कि ना तो वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है और ना ही कम कर रही है। और जब स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही तो इसका मतलब वो हर बार सेम डिस्टेंस कवर करते हुए चलेगी। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मोशन की, नेक्स्ट टाइप की, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज 5th पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? An object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time. अब इसके अंदर हमने टाइम को तो अभी भी सेम रखना है, जैसे पहले हम 2-2 सेकंड में ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी भी मान लीजिए हम 2-2 सेकंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको आप 2-2 सेकंड लो या 1-1 सेकंड लो या 5 सेकंड, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो भी टाइम पीरियड आप कंसिडर करोगे वो थोड़ा छोटा होना चाहिए सेकंड्स में, ठीक है। तो मान लीजिए हम 2-2 सेकंड के अंदर फिर से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और अब की बार उस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, पहले 2 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर 16 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है। फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it covers unequal distances in equal intervals of time। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, the motion of a motorcycle in a crowded street। crowded street का मतलब गाइस एक ऐसी गली जहां बहुत भीड़ है, और वहां पर अगर कोई बाइक चला रहा है तो कैन यू इमेजिन कि वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगा या नॉन यूनिफॉर्म में? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म में। क्यों? क्योंकि भीड़ वाले इलाके में क्या होगा, कभी उसकी जगह खाली मिलेगी तो वो स्पीड बढ़ा देगा, कभी बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो वो धीरे धीरे चलाएगा। मतलब वो एक जैसी स्पीड फॉलो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए गाइस कि ज्यादातर जो मोशंस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कम होते हैं एज कंपेयर टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप कोई भी देख लीजिए, रोड पे स्कूटी चल रही है, बाइक चल रही है, कोई रिक्शा चल रहा है, कोई बस चल रही है, तो ज्यादातर मोशंस आप देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जैसी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ थ्योरी टाइप चीजें पढ़ी हैं मोशन चैप्टर की, और ये डेफिनेशन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर।